हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आज हम हैं अपने कंपैरिजन सेक्शन में और आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में। यानी कि इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कैसा जीडीपी शेयर है, उसका एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और भारत में कैसा एग्रीकल्चर होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, ये सब हम आपको बताएंगे और पूरा खाका पेश करेंगे एग्रीकल्चर का जो इंडिया में होता है और उसको हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के एग्रीकल्चर से। सो इट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर वर्सेस अमेरिकन एग्रीकल्चर स्ट्रेट टू द वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में सबसे पहला पैरामीटर है जीडीपी शेयर का, यानी कि इन दोनों कंट्रीज का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका उस कंट्री के जीडीपी शेयर में क्या नाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जीडीपी शेयर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होल्ड करता है वो है 16.5% परसेंटेज का। वहीं यूएसए की बात की जाए तो ये केवल 5.4% है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्थ की, यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो कितना है, तो ये है $265.51 बिलियन। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो ये है 053 ट्रिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर अमेरिका भारत से कहीं आगे नज़र आ रहा है। देखिए अभी आपने देखा कि जीडीपी शेयर में भारत बहुत आगे था, लेकिन यहाँ पर जो वर्थ है वो कम है, इसलिए क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी है भारत से कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए जो जीडीपी शेयर में कम होने के बावजूद भी उसका वर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर करीब 43.21% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो केवल 1.41% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही कर पाता है। अगर कल्टीवेटेड एरिया की बात की जाए तो भारत में कुल मिलाकर कल्टीवेटेड एरिया है 394.6 मिलियन एकर्स, जो पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आता है। यानी कि केवल एक ही कंट्री है जो भारत के ऊपर आती है और वो कोई और नहीं, वो यूएसए ही है। यूएसए में कल्टीवेटेड एरिया जो है वो 899 मिलियन एकर्स है और वो फर्स्ट रैंक पे आता है। अगर ग्रॉस इरिगेटेड क्रॉप एरिया की बात की जाए, मतलब कि वो एरिया जहाँ पर इरिगेशन पहुँचता है और वहाँ पर कल्टीवेशन भी होता रहता है लगातार, तो भारत में वो करीब 215.6 मिलियन एकर्स का एरिया है और भारत इसके हिसाब से फर्स्ट रैंक पर आता है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पर केवल 55.8 मिलियन एकड़ एरिया ही है जो ग्रॉस इरिगेटेड क्रॉप एरिया में आता है और इसके हिसाब से यूएसए इसमें थर्ड रैंक पे आता है। तो यहाँ पर भारत जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर हेक्टेयर्स पर कैपिटा, यानी कि एक इंसान को कितना हेक्टेयर मिला है, एक फार्मर को कितना हेक्टेयर भूमि मिलती है, अगर इसकी बात की जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक फार्मर को 0.2 हेक्टेयर्स ही मिलते हैं। वहीं यूएसए में ये 0.4 हेक्टेयर्स का है। मतलब यहाँ पर यूएसए जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए चलते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के हिसाब से कि भारत और यूएसए किन किन चीज़ों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो भारत की बात की जाए तो भारत मिलेट में फर्स्ट रैंक पे आता है, पल्सेस में भी फर्स्ट रैंक पे आता है और राइस और वीट में भारत सेकंड रैंक पर आता है। वहीं अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए मेज और सोयाबीन में फर्स्ट रैंक पर आता है। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो भारत बनाना, मैंगो, पपाया और लेमन में फर्स्ट रैंक पर आता है। वहीं यूएसए केवल ब्लूबेरी में ही फर्स्ट रैंक पर आता है। अगर एप्पल की बात की जाए तो यूएसए पूरे विश्व में सेकंड रैंक पर आता है एप्पल के प्रोडक्शन में। वहीं भारत उसी रैंक में फोर्थ रैंक पर आता है, यानी कि एप्पल के प्रोडक्शन में भारत फोर्थ रैंक पर है। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो मिल्क प्रोडक्शन जो काऊ का होता है, यानी गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसमें यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, वहीं इंडिया सेकंड रैंक पे है। लेकिन अगर बफेलो के मिल्क की बात की जाए तो भारत उसमें फर्स्ट रैंक पे आता है और यूएसए टॉप 10 में भी नहीं है। तो अगर टॉप 10 की बात की जाए मिल्क प्रोडक्शन में तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भारत में होता है। भारत इसमें फर्स्ट रैंक पे है, वहीं सेकंड रैंक पर यूएसए आता है। तो यहाँ पर भारत जीतते हुए नज़र आ रहा है। अगर टी की बात की जाए तो भारत सेकंड रैंक पे आता है। वहीं बियर की बात की जाए तो यूएसए उसमें सेकंड रैंक पे आता है। भारत इसके अलावा गुड़ और खांडोश्री में फर्स्ट रैंक पर आता है। अब आते हैं कंजम्पशन में, यानी कि कितना कंजम्पशन फूड ग्रेन का होता है। तो अगर कंजम्पशन की बात करें तो भारत में करीब 90
1000 मैट्रिक टन का कंजम्पशन होता है और भारत कंजम्पशन के हिसाब से सेकंड रैंक पर आता है। वहीं अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में 4000 मैट्रिक टन का कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन के हिसाब से यूएसए 12th रैंक पर आता है। अगर एवरेज अर्निंग ऑफ फार्मर की बात की जाए तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा चौंक उठेंगे और अब मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा क्यों। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एवरेज फार्मर, अगर पूरे भारत के एवरेज फार्मर और उनका जो वर्थ है उसको मिलाया जाए तो कुल मिलाकर एक फार्मर 77,976 रुपये कमाता है एक साल में। वहीं अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए का एक फार्मर एक साल में $75,790 कमाता है। डॉलर्स आप समझ सकते हैं रुपए से कितना ज़्यादा है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो अमेरिका का फार्मर इंडिया के फार्मर से 70 गुना ज़्यादा अर्निंग करता है। तो यहाँ पर यूएसए पूरी तरह से आउट नंबर कर रहा है इंडिया को। अगर फर्टिलाइज़र कंजम्पशन की बात की जाए कि यानी कि फर्टिलाइज़र पर हेक्टेयर भूमि में कितना लगता है तो भारत में ये 165.85 फर्टिलाइज़र किलोग्राम है पर हेक्टेयर। वहीं अमेरिका में ये 138.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। तो ये था विवरण पूरे स्टैट्स का जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर और यूएसए के एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में है। इस पूरे स्टैट में देखा जाए तो दोनों ही कंट्रीज़ हेड टू हेड चल रही हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर इन दोनों कंट्रीज़ में कैसे होता है। ये हमारा दूसरा सेक्शन है वीडियो का और इसमें हम बताएंगे कि दोनों ही कंट्रीज़ में किस तरह का एग्रीकल्चर पैटर्न देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो चलिए देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो इंडियन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर में 3 मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पहला सीजन है खरीफ क्रॉप का, दूसरा है राबी क्रॉप का और तीसरा है ज़ैद क्रॉप का। खरीफ क्रॉप हमारी रेनी सीजन में होती है, राबी क्रॉप हमारी विंटर सीजन में होती है और ज़ैद क्रॉप हमारी समर सीजन में होती है। इसके अलावा हमारे इंडिया में कई प्रकार की सॉइल भी पाई जाती है और वन ऑफ द सॉइल जो इसमें है वो है ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल और कई प्रकार की अलग तरह के सॉइल होती हैं जहाँ पर कई प्रकार की क्रॉप्स बोई जाती हैं और इसकी कटाई होती है। आपको बता दें कि एक बार बोने के समय जो फार्मर होता है वो फर्टिलाइज़र और यूरिया पास की दुकानों से या गवर्नमेंट द्वारा जो ऑफिशियली दुकानें होती हैं जहाँ पर कम दामों की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लाता है। उसके बाद धीमे धीमे उसका इस्तेमाल करता है, उसको इनपुट की तरह यूज़ करता है और फर्टिलाइज़र्स और यूरिया जैसे हो गया और मैन्योर हो गया, इन सब के इस्तेमाल से वो पूरा प्रोडक्शन करता है। मैन्योर उसको पास के गोबर गैस प्लांट से कभी कभी मिलते हैं, जो गोबर गैस प्लांट एज आ एनर्जी सोर्स भी होता है विलेज के लिए। वहीं उसके अलावा वो मैन्योर को प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम की बात की जाए तो इंडियन फार्मर कई प्रकार के कैनाल्स और डिफरेंट टाइप के इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। कैनाल्स हो गया, पंप सेट्स हो गए, समरसेबल हो गए, इस प्रकार के इरिगेशन सिस्टम यूज़ होते हैं और बहुत रेयरली, मैं कह रहा हूँ बहुत ही रेयरली, स्प्रिंकलर सिस्टम का भी इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। कुछ ऐसे ड्रायर स्थानों पे जहाँ पे पानी इतना नहीं होता है वहाँ पर ड्रिप सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया इरिगेशन। इसके बाद आता है हमारा हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन डिफरेंट मशीन से हो सकता है, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से, कंबाइन से, इस प्रकार की मशीनों से होता है। मशीन भी सिर्फ लार्ज फार्मर ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वही लाते हैं। स्मॉल फार्मर्स लेबर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और लेबर इंटेंसिव ये वर्क होता है। कटाई के बाद या तो फार्मर लोकल शॉप में से भेज देते हैं मंडियों में या फिर गवर्नमेंट के ऑथराइज शॉप्स में दे दिया जाता है, जहां पर फार्मर्स को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो लिया जाता है क्रॉप्स को और फिर गवर्नमेंट इसको लेकर बाद में इसको जो पुअर्स हो गए उनको कम दामों पे उनको खाना खिलाया जाता है। इसी क्रॉप से, इसी जो हार्वेस्ट होता है, इसी यील्ड से उनको खाना खिलाया जाता है। तो ये था पूरा शॉर्ट समरी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, कैसे इसका काम होता है। आपको बता दें जो इंडिया में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो है वो है FSCI यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो सारा क्रॉपिंग का पैटर्न देखता है। इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसको देखता है और जो इंडिया के एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपको बता दें कि ये स्टेट ओन्ड बिजनेस, स्टेट ओन्ड लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट के अंदर आता है और गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूएसए की तरफ।
तो चलिए देखते हैं यूएसए में एग्रीकल्चर जो सीज़न होता है वो कैसा होता है। तो जनरली यूएसए का जो एग्रीकल्चर सीज़न होता है वो स्प्रिंग से लेकर फॉल के बीच में होता है, यानी कि जब स्प्रिंग आता है और उसके बाद जब फॉल होने लगता है यानी कि ऑटम आने लगता है, तब उसके बीच में जो टाइम होता है वो होता है ग्रोइंग सीज़न। आपको बता दें स्प्रिंग का जो लास्ट डेट होता है जिसमें फ्रॉस्ट गिरती है यानी कि बर्फ़ गिरती है, उसके बाद यहाँ पर ग्रोइंग होती है। और फॉल का जो पहला दिन होता है यही बाउंड्रीज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द ग्रोइंग सीजन। अब चलते हैं यूएस के फार्म हाउस पे। तो यूएस का फार्म हाउस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिस प्रकार के फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर जो वर्कफोर्स होती है वो इमिग्रेंट्स जो होते हैं यानी कि जो बाहर से जो माइग्रेंट लेबर होते हैं वहाँ से उनको लाया जाता है। जितने भी लेबर होते हैं वो माइग्रेंट लेबर होते हैं और ये बेसिकली लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका का रीजन है, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहाँ से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स आते हैं और ये बेसिकली यहीं के वर्कर्स होते हैं और यहीं से इनका वर्क होता है, यही फार्म में रहकर काम करते हैं। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी भारत की तरह ही जो गवर्नेंस होती है एग्रीकल्चर की वो फेडरल और लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी अथॉरिटी जो इसको रिस्पॉन्सिबल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो सबसे बड़ा यूनिट है, इसको पूरा संभालता है, इसका कार्यभार देखता है। देखिए ये जो इसका जो वर्क होता है, गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो क्रॉप की टाइप की रिसर्च करने का, लोन प्रोवाइड करने का, सब्सिडीज प्रोवाइड करने का और कई प्रकार के वर्क जैसे हो गया मौसम का जानकारी देने का, रीजनल सूटेबिलिटी प्रोवाइड करने का, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का काम आता है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो पूरा एग्रीकल्चर होता है उसको यूएस फार्म बिल्स के हेल्प से रेगुलेट किया जाता है। यूएस में अलग तरीके से फार्म बिल्स आते हैं, फार्म के ऊपर लॉज बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से ही एग्रीकल्चर की गवर्नेंस उसके ऊपर होती है। अब यूएस के एग्रीकल्चर की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस का एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो कम करता है लेकिन ये बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। अगर यूएस एग्रीकल्चर की बात की जाए तो लोगों की कमी होने के बावजूद भी यूएस में एग्रीकल्चर दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर सिनेरियोज में से एक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मोस्टली बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। आपको बता दें कि हार्वेस्टिंग और वाटरिंग के समय तो कभी कभी प्लेन्स भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ का फार्मर एक बहुत ही बड़ा सोशल सिंबल होता है, इकोनॉमिकल स्टेटस होल्ड करता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा पूछ होती है यूएसए में। इसीलिए कहा जा सकता है कि यूएसए के फार्मर्स को एक नेशन बिल्डर्स के तौर पर देखा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। खैर यूएसए में जो क्रॉप्स होती हैं वो भारत की टिपिकल क्रॉप से बहुत ही अलग होती है। भारत में राइस, शुगर केन, वीट ये सब बहुत ही मेजर क्रॉप है, लेकिन यूएसए में जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं जैसे सोयाबीन हो गया, ऐसी क्रॉप्स जो थोड़ा हीट में डेजर्टियस इलाके में होती है वो ज़्यादा होती है। इरिगेशन जैसे कि मैंने आपको बताया वो प्लेन्स के थ्रू और वाटर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू होता है, बड़े बड़े वाटर पैनल्स के थ्रू होता है और इसके अलावा ट्रैक्टर्स, शोइंग मशीन और कई प्रकार की मशीनों से इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र, यूरिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कम दाम पर और फार्मर उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो फार्म वेस्ट होता है, कंपोस्ट हो गया, उससे बनता है। और एट द एंड जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो लोकल ग्रीनरीज जो यूएसए डिपार्टमेंट स्टेप करता है लोकल की सिटीज़ में, वहाँ पर इसका स्टोरेज होता है और बाद में इसको बेच दिया जाता है। तो ये था कंपैरिजन अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि और कौन से कंपैरिजन वीडियो हम डालें और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम अपने वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और जब तक हमारे नए वीडियोज़ आने हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। साइनिंग ऑफ।